साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी के अंतर्गत कुछ प्रश्नों की, जो कि प्रश्न बैंक के भाग हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं विस्तीर्ण गुण और गहन गुण की। यहाँ पे हमें विस्तीर्ण गुण और गहन गुण की उदाहरण सहित व्याख्या करना है, उदाहरण सहित बताना है। पहली बात करते हैं विस्तीर्ण गुण की। विस्तीर्ण गुण वे गुण हैं जो निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा या उसके आयतन पर निर्भर करते हैं, यानी उसकी मात्रा पर निर्भर करते हैं। ये विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं। इनके अंतर्गत आने वाले गुणों में हम द्रव्यमान, आयतन, इनकी आंतरिक ऊर्जा, ऊष्माधारिता, ये सारे गुण हैं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। जैसे हम पदार्थ की मात्रा बढ़ा देंगे तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और पदार्थ की मात्रा कम कर देंगे तो द्रव्यमान कम हो जाएगा। इसी तरह से ऊष्माधारिता है कि पदार्थ ज़्यादा होगा, पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसकी ऊष्माधारिता ज़्यादा होगी, और पदार्थ कम होगा तो ऊष्माधारिता कम होगी। अब हम बात करें गहन गुण की, तो गहन गुण वे गुण हैं जो निकाय में स्थित द्रव्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात ये आपके द्रव्य की इकाई मात्रा के गुण होते हैं। जैसे कि मोलर आयतन, तो ये एक मोल का आयतन होता है, या विशिष्ट ऊष्माधारिता, यानी 1 ग्राम पदार्थ की ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। घनत्व है या ताप है। ये ऐसे गुण हैं जो द्रव्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, ये गहन गुण कहलाते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न देखें। इसमें तीसरा प्रश्न है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या है। पहले भाग में तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम यह है कि जब कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय से ऊष्मागतिक साम्यावस्था में हों तो वे दोनों निकाय भी आपस में ऊष्मागतिक साम्य में होंगे। जैसे कि मान लें हम दो निकाय हैं ए और बी, ये दोनों निकाय सी से साम्य में है, यानी ये क्या है, ये बिल्कुल सुचालक दीवारों से जुड़े हुए हैं। तो ये जब ए और सी सुचालक दीवार से जुड़ा हुआ है, ये साम्य में है, और बी भी सी से साम्य में है, तो ये शून्य नियम ये कहता है कि ए और बी भी ऊष्मागतिक साम्य में होंगे। ये निकाय ए ऊष्मागतिकी का शून्य नियम होता है। इसको हम इस तरह भी समझा सकते हैं, जैसे ए है और बी है, ये दो निकाय हैं आपकी, ये दोनों सी से साम्यावस्था में हैं। तो ये नियम कहता है कि ए और बी भी ऊष्मागतिक साम्य में होंगे। अब है दूसरा नियम है, माने दूसरा पार्ट है इसका, उदासीनीकरण ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है। जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो वे उदासीन हो जाते हैं। तो उदासीनीकरण को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जब अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक से क्रिया करके उदासीन होते हैं, तो इस क्रम में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन उदासीनीकरण की एंथैल्पी कहलाता है। इसको हम उदासीनीकरण ऊष्मा भी कहते हैं। इसमें क्या होना चाहिए आपका, 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार, दोनों की क्रिया होती है और ये उदासीन हो जाते हैं। इस क्रिया के दौरान जो ऊष्मा परिवर्तन होता है उसे हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें आप, HCl और NaOH का हम 1-1 ग्राम तुल्यांक लें
बंद होने की क्रिया से ये पूर्णतः उदासीन हो जाता है। इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो है उदासीनीकरण ऊष्मा। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है, 57.1 किलो जूल होता है। उदासीनीकरण ऊष्मा यानी उदासीनीकरण क्रिया है। मोस्टली उदासीनीकरण क्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए इसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जन होता है इसमें, ये ऊष्माक्षेपीय क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, निम्न को परिभाषित कीजिए, इनकी परिभाषा दीजिए। ये आपको यहाँ पे ऊष्मागतिक पद दी हुई है, इनकी परिभाषा आपको देना है। तो परिवेश क्या होता है? परिवेश ब्रह्मांड का वह भाग होता है जिससे निकाय से ऊष्मा और द्रव्य का आदान प्रदान संभव होता है। यानी जो विचाराधीन भाग है ब्रह्मांड का और जो निकाय के चारों ओर होता है उसे हम परिवेश कहते हैं। परिवेश या इसको हम परिपार्श्विक भी कहते हैं, अंग्रेजी में से सराउंडिंग बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, वैसे तो सैद्धांतिक रूप से निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का जो शेष भाग है उसे हम परिवेश कहते हैं। निकाय क्या है? अब जिस निकाय यानी जिस तंत्र को या वह हिस्सा जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, समष्टि का वह क्षेत्र जिसे हम प्रयोग के लिए जिसका अध्ययन करते हैं, यानी विचाराधीन है, जो भाग विचाराधीन है उसको ही हम निकाय कहते हैं। जैसे कि हम एक बीकर ले लें, बीकर में हमने गर्म पानी लिया तो बीकर और उसमें भरा हुआ गर्म पानी हमारे लिए निकाय हो गया, और इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है वो परिवेश हो गया। अर्थात प्रायोगिक कार्यों के लिए ब्रह्मांड का वह भाग जो निकाय से अंतःक्रिया करता है परिवेश के रूप में माना जाता है, और जिस भाग का हम अध्ययन करते हैं वो भाग निकाय माना जाता है। अब हम निकाय के तीन भागों को भी परिभाषित करना है। यहाँ पे बंध निकाय क्या होता है? बंध निकाय ऐसा निकाय होता है जिसमें परिवेश से केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, द्रव्य का आदान प्रदान नहीं। यानी ऐसा निकाय जिसमें परिवेश से केवल ऊर्जा का विनिमय संभव है, द्रव्य का विनिमय संभव नहीं है, उसको हम बंध निकाय कहते हैं। और खुला निकाय ऐसा निकाय जिससे परिवेश में द्रव्य और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान संभव हो। माने इससे ऊर्जा भी का आदान प्रदान भी होता है और द्रव्य का आदान प्रदान भी होता है। और आंतरिक ऊर्जा किसी पदार्थ के अंदर निहित सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग होता है। इसे हम आंतरिक ऊर्जा या इंट्रिंसिक एनर्जी कहते हैं। इसको यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें पदार्थ में अंतर्निहित विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का योग होता है, जैसे कि स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है,
चुंबकीय ऊर्जा है, कंपन ऊर्जा है, यानी सभी प्रकार की ऊर्जाएं जो निकाय में अंतर्निहित होती हैं आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। और एक निकाय होता है आपका विलगित निकाय। विलगित निकाय ऐसा निकाय होता है जिसमें ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है परिवेश से और ना ही द्रव्य का। उदाहरण अपन देख सकते हैं, जैसे हमने एक चाय का कप लिया, उसमें गर्म चाय भरी हुई है, तो इससे जल भी वाष्पित होगा और ऊर्जा भी आसपास फैलेगी, तो ये खुला निकाय हो जाएगा। यदि हम किसी सुचालक धातु के बर्तन में कोई गर्म पानी भर दें तो उससे पानी तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन वो पानी ठंडा हो जाएगा, नहीं उसमें से ऊष्मा बाहर निकल सकती है या बाहर से अंदर जा सकती है, वो बंद निकाय के अंतर्गत आएगा। और एक थर्मस फ्लास्क में यदि हम कोई चीज़ भर दें गर्म या ठंडी, तो वो गर्म या ठंडी बनी रहती है, ना तो ऊष्मा बाहर निकलती है, ना अंदर जाती है और ना ही द्रव्य। तो इस तरह से ये परिभाषित आप कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया समझाइए एवं एक उदाहरण लिखिए कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया एवं ऊष्मा शोषी अपक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ऐसी अपक्रियाएं हैं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जैसे जब हम चूने को बुझाते हैं तो चूना गर्म हो जाता है। रासायनिक रूप से इस क्रिया को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसमें से ऊर्जा ऊष्मा निकलती है। तो ये अपक्रिया कैसी होगी, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होगी। इसमें से ऊर्जा मुक्त होती है और इसमें जो अभिकारक हैं इनकी कुल ऊर्जा उत्पाद हैं उनकी कुल ऊर्जा से अधिक होती है, यानी इसमें आंतरिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है। जैसे यहाँ पे हम देखें कैल्शियम ऑक्साइड और जल, इनकी दोनों की जो अंतर्निहित ऊर्जा है, इनकी जो इंट्रिंसिक यानी आंतरिक ऊर्जा है वो ज़्यादा है, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूने का पानी बनता है इसकी आंतरिक ऊर्जा इनकी तुलना में कम है और जो शेष आंतरिक ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में निकल जाती है। इसके विपरीत हम ऊष्मा शोषी अपक्रिया की बात करें तो ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं और इनमें जो अभिकारक हैं उनकी अंतर्निहित ऊर्जा यानी उनकी कुल ऊर्जा उत्पादों की कुल ऊर्जा की तुलना में कम होती है। अर्थात उस अभिक्रिया में परिवेश से ऊष्मा अवशोषित होकर के निकाय में संग्रहित हो जाती है, यानी इसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो धनात्मक होता है। तो इसको हम इसमें डेल्टा एच को धनात्मक लिख के प्रदर्शित करते हैं, और जबकि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में डेल्टा एच को हम ऋणात्मक लिखते हैं। मैंने आप अगर कोई अपक्रिया में डेल्टा एच बराबर आप नेगेटिव लिखते हैं, यानी ये अपक्रिया कैसी हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी। और यदि आप डेल्टा एच पॉजिटिव लिखते हैं यानी धनात्मक लिखते हैं तो ये हो जाएगी ऊष्मा शोषी अपक्रिया। इस तरह से हम ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अपक्रियाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। आप सामान्य रूप से अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो एक एग्जाम्पल तो आप चूने का पानी का ले ही सकते हैं। तो चूना का पानी बनता है यानी चूने और पानी के अंदर जो क्रिया होती है उसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, तो वो अपक्रिया ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है।
और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हम ले सकते हैं H2 प्लस 1/2 O2 बराबर H2O। इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है 286.1 किलो जूल होती है। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। इस तरह के और उदाहरण भी आपको पुस्तक में मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप एक एक उदाहरण लिख लीजिएगा दोनों का, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में डेल्टा एच क्या होगा, धनात्मक होगा। देखिए एक एग्जाम्पल आप यहाँ लिख लीजिए, कार्बन प्लस सल्फर बराबर कार्बन डाइसल्फाइड। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है और इसके लिए डेल्टा एच का मान 83.16 किलोजूल होता है। यदि हम ऊष्माक्षेपी की बात करें तो एक सिंपल सी अभिक्रिया ये नोट कर लीजिएगा, N2 प्लस 3H2 बराबर गैसीय अवस्था में 2NH3। इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है डेल्टा एच बराबर -92.3 किलो जूल। इस तरह से ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एक एक उदाहरण आप देख लीजिए, किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे।